लंबी लंबी कतारों के साथ वोटिंग की रफ्तार ने जोर पकड़ा है। हालांकि इस दौर में गर्मी भी है, बावजूद इसके तमाम कद्दावर नेता अपने अपने इलाकों में घूम भी रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जहां पर चुनाव लड़ रहा है वहां मैदान में है, लेकिन नरेंद्र मोदी दरअसल वडोदरा गए नहीं। उन्होंने अहमदाबाद में वोट डाला और उसके बाद चुनावी रैली के लिए बिहार के लिए निकल गए। बहरहाल 6 जगहों पर हम दिखा रहे हैं: गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एकमात्र सीट जम्मू कश्मीर ही, जहां से फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले बताया कि अगर लड़ाई हो रही है तो ये सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में रिपोर्टर जानकारी देते हैं कि दरअसल बीजेपी के किसी उम्मीदवार को कोई नहीं जानता, चाहे वो बप्पी लहरी तक क्यों ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को हर कोई जानता है। तो वहाँ ममता बनाम मोदी की स्थिति टकराव में राजनीतिक मैदान में है। और ये एक नई परिस्थिति है कि वामपंथी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। चर्चा के दौरान जब वहाँ पर वोटरों से बातचीत होती है, लेफ्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। बिहार में खासतौर से मधेपुरा पर हर की दृष्टि है। शरद यादव वहाँ से है, लेकिन पप्पू यादव उनके खिलाफ हैं। लेकिन उससे इतर बीजेपी की लहर में नरेंद्र मोदी का घोल बिहार में ज़बरदस्त तरीके से घुला हुआ, यह भी एक सच है। गुजरात में चुनाव प्रचार में उतना वक्त नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, आज इसे स्वीकारा। हम आपको पहले दिखाते हैं कहाँ कहाँ कितने वोट पड़ चुके हैं। जो स्थिति है उसमें पंजाब में 10 बजे तक 14% की वोटिंग हुई है। बिहार में 19% की वोटिंग हुई है सुबह 10 बजे तक। 18% 11 बजे तक गुजरात में रफ्तार है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11% कम वोटिंग हुई है, गर्मी भी ज़्यादा है। पंजाब में 14%, बिहार में लौट के आ गया 19%। ये एक स्थिति। हमारे संवाददाता तमाम जगहों पे मौजूद हैं। 31%, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में पहली बार बतौर तेलंगाना राज्य को मद्देनजर लोगों के जहन में है, तो 31% वोट 11 बजे तक ही पड़ चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये 80% पार कर सकता है शाम तक। जो स्थिति है 80-90% के बीच में ये स्थिति जुड़ सकती है। साहिल, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी साहिल, नहीं पहुंचे नरेंद्र मोदी, वो तो निकल गए रैली के लिए। लेकिन ये जिक्र इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वहां पर पत्रकारों के सामने एक बात को स्वीकारा कि उन्होंने गुजरात को गुजरात के वोटरों के ही हवाले कर दिया है, सिर्फ बहुत कम वक्त दिया है। अब सवाल यह है कि वडोदरा पर हर किसी की नज़र है। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं बतौर पीएम उम्मीदवार। क्या है वोटरों का रुझान, और ख़ास तौर से महिलाएं, युवा, जिसका जिक्र मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, उनकी पकड़ पहचान वोट मतदान केंद्र तक नज़र आ रही है। बिल्कुल प्रसून नजर आ रही है, क्योंकि अब तक के जो आंकड़े कहते हैं कि 34% तक मतदान वडोदरा सीट पर हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतदान हम कह सकते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि दोपहर के वक्त में मतदान करीब करीब थम जाएगा, जो गर्मी है, जो लहर चल रही है उसके चलते। लेकिन ये ज़रूर है, हमने महिलाओं को देखा कि काफ़ी संख्या में मतदान के लिए आ रही थी। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को देखा, मिडिल क्लास लोगों को देखा। उसके साथ ही जो बाकी इलाके हैं, जैसे कांदलजा है या फिर आसपास के वडोदरा के इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी के विधायक काफ़ी वोटों से जीते हैं, वहाँ पर हमने लोगों को देखा कि वो लोग भी वहाँ निकलकर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अकेली ऐसी सीट है कि जहां पर बीजेपी असलियत में कह सकती है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। वैसे पूरे देश में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहां पर तो वो असलियत में नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी के लोगों को लगता है कि ये उनके लिए काफ़ी है। जो जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया कि वो 2 दिन में केवल 18 घंटे दे पाए गुजरात को, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इतना भी नरेंद्र मोदी को देना नहीं चाहिए था, अगर नरेंद्र मोदी की असलियत में लहर होती तो। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो वडोदरा में उनकी रैली हुई थी, काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी रैली हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने गुजरात की अस्मिता को छुआ था। उन्होंने कहा था कि गुजरात की अस्मिता पर गुजरात का नाम बार बार खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। ये बात वो कहीं बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको विश्वास नजर आता है, एक आत्मविश्वास नजर आता है बीजेपी के नेताओं में कि इस बार मोदी के नाम पर पूरे गुजरात में वो अपनी सीटें निकाल सकते हैं। कितनी निकाल पाएंगे वो अभी भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के नाम पर काफी अच्छा हो सकता है। रसूल, दिल्ली जाने के लिए बेचैन है नरेंद्र मोदी, लेकिन रास्ता तो यूपी से होकर ही निकलेगा, चाहे वडोदरा से चुनाव जीत जाए। और यूपी की 80 सीट, लखनऊ में हमारे संवाददाता अनूप और कानपुर में रीमा, जिस लिहाज से हर की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, वो सब कुछ वोटरों पर ही टिका है। और वोटर क्या कहते हैं जो आपको घेरे हुए खड़े हैं?
देखिए, वोटर यहाँ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं 100 मीटर की दूरी पर शिव प्रकाश जायसवाल जो 3 बार से सांसद रहे उनका घर है, लेकिन महिलाएं हम देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं, आपने वोट डाला, मन में क्या था, किस आधार पे आप इस बार चुनना चाहती हैं अपने नेता को? हम इस आधार पर चुनना चाहते हैं कि हमारे गली में साफ सफाई हो, बहुत गंदगी है, हम लोग बहुत परेशान हैं और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पानी से हम लोग बहुत परेशान है। एक हैंड पाइप है, सबमर्सिबल लगा, कम से कम 10 किलोमीटर पर सबमर्सिबल है। पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं, गंदगी इतनी है कि आप स्वयं खुद ही देख सकती है। जी, गंदगी तो हम अपने कैमरे से 1 मिनट कहेंगे कि पैन करके दिखाएं। यहाँ पर पोलिंग बूथ है और इस वक्त जो यहाँ गलियों का हाल है, छोटी छोटी पतली पतली संकरी गलियां हैं। पोलिंग बूथ पर यहाँ बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं क्योंकि घर है इस गली में बहुत सारे, लेकिन गंदगी का आलम है। एक और वोटर महिला हमारे साथ है। आपको क्या लगता है, क्या समस्या है जिस हिसाब से आप यहाँ पर अब वोट डालने आई है अपना? जी, मेरी तरफ के रोड बहुत खराब है, चेम्बर इतने बने, जितनी रोडें नहीं उतनी चेम्बर बने हुए हैं। पानी की समस्या इतनी खराब है, पानी नहीं मिलता है, हैंड पैप सारे खराब हैं और लोग वहाँ के इतने गंदगी फैलाए रखे हैं कि क्या बताएं। यहाँ के नेता कुछ सुनते नहीं। बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव चाहते हैं बिल्कुल, कि हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए, बदलाव चाहते हैं बस। तो बिल्कुल देखिए, कानपुर की जनता लगातार विकास की बात कर रही है और ये बात कर रही है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, सड़कें हो, पानी हो, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि यहाँ की जनता जिससे आजिज़ जा चुकी है। यकीनन। हम अनूप, दूसरी स्थिति बताइए। आप तो उत्तर प्रदेश में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। ये कोई पार्षद का चुनाव तो हो नहीं रहा है, विधायक भी नहीं है, लोकसभा का चुनाव, संसद में जाने की तैयारी, मुद्दे बड़े छोटे छोटे और जो बात रीमा वहाँ पर दिखा रही है, कर रही है। अनूप, सवाल खाली ये आ रहा है कि क्या यूपी का रास्ता दिल्ली तक नरेंद्र मोदी को पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा? सब नज़र उधर ही टिकी हुई है। वो कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, या वो कौन सा ध्रुवीकरण है जो इस राजनीति को प्रभावित कर रहा है? अनूप, हमारी आवाज आ रही है अनूप? फोन लगता है कटा है। बहरहाल हम सीधे चल रहे हैं बिहार मधेपुरा में, जहां पर शरद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव लड़ रहे हैं। मुद्दे कौन से हैं वहां पर वोटरों के जहन में? अभिषेक। प्रसून जी, यहाँ मुद्दा कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ का जो मुद्दा है इसमें नमो फैक्टर हावी दिखता है, क्योंकि ये वो इलाका है, कोसी का इलाका है, जहाँ पर नीतीश कुमार ने कहें तो सबसे ज़्यादा काम किया है। शरद यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बावजूद इसके अगर यहाँ पर मुकाबला सिमटता है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच में, तो ये मामला दिल्ली के लिए जो कह सकते हैं लोगों का मिजाज है, वो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर झलक रहा है। जो नमो फैक्टर है वो हमें जहां जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि लोग किस कदर वोट करें, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से बीजेपी पहले कभी लड़ी ही नहीं, जीतने तो दूर की बात है। इस बार पहली बार यहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, शरद यादव मैदान में है, साथ साथ पप्पू यादव को आरजेडी ने उतारा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर ये मामला त्रिकोणीय बनता है, अगर बीजेपी को लोग यहाँ पर निकल करके खुल के बोलते हैं, ऐसी स्थिति में जो नमो फैक्टर है वो यहाँ जरूर दिखाई दे रहा है प्रसून जी। लेकिन क्या वो जीत होती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि माई समीकरण उतना ही इंटैक्ट है। जो लालू यादव का समीकरण है वो उस तरीके से एग्रेसिव पोलिंग कर रहा है, और साथ साथ जो शरद यादव हैं उन्हें अपने वोटरों पर भरोसा है। मैंने जब कल शरद यादव से बात की थी तो उनका कहना है कि लोग चाहे लाख कह लें, जीतेंगे वही, क्योंकि विकास और जो लोग इस इलाके के लोगों ने उन पर भरोसा किया है वो वजह है। बीजेपी कह रही है साइलेंट वोट उसके साथ है, शरद यादव कह रहे हैं कि साइलेंट वोट, चुपचाप जो मतदाता है वो उनके साथ है, क्योंकि वो यहाँ नहीं चाहता है कि पप्पू यादव जीतें। लेकिन जो लालू यादव का समीकरण है वो बिल्कुल इंटैक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है प्रसून जी। लेकिन ये कहना एकदम साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो इलाका है वहां पे जहां बीजेपी कभी खड़ी नहीं होती थी, जीतना तो दूर की बात है, वहां लोग निकल कर आ रहे हैं और नमो फैक्टर की बात खुलकर हो रही है। आलोक जी, हम इस पे कमेंट जरा सा आपसे चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दों की बात हो रही थी। अब सोचिए, पानी नहीं है, नाली फंसी हुई है, वहाँ स्थिति सड़क की खराब है, यह भी इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा है। और दूसरी तरफ चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इकोनॉमिक पॉलिसी, विकास, उत्पादन बढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये स्थिति नरेंद्र मोदी के ऊपर रेफरेंडम की दिशा में जाती है, इस देश की पॉलिटिकल त्रासदी पर जाती है? देखिए प्रसून जी, मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की रियलिटी बता रहा है, और
आप अमेरिका के इलेक्शन देखें और ब्रिटेन के देखें, भारत ही नहीं, उन देशों में भी पुल कहाँ बना, अस्पताल कहाँ बना, सड़क में क्या प्रॉब्लम आई, मैंने उस तरह के इलेक्शंस कवर भी किए, इसलिए बता रहा हूँ आपको। वहाँ पर भी इस इशू को ओबामा के लिए इशू होता है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए इशू होता है। ऐसे ही भारत में ये ठीक है, कहने को कहा जाता है एमएलए का काम है, कारपोरेटर का काम है, लेकिन आप चीन और पाकिस्तान बाद में दिखाएंगे, जो हम पहले भी कह रहे थे, चाहे वो अटल जी रहे हों या मनमोहन सिंह रहे हों। इशू लोगों के लिए ये है कि आप मूलभूत सुविधाओं में सांसद की भी एक जिम्मेदारी है, वो विधायक को, जो एक डेमोक्रेसी में होता है, वो विधायक को कह सकता है फ़ोन उठा करके, चाहे वो विरोधी दल का हो, कि भाई आप यहाँ की सड़क ठीक कराइए, यहाँ पानी दिलाइए। वो पंचायत तक भी, दिग्विजय सिंह यदि मुख्यमंत्री थे तो वो पंचायत तक, या नरेंद्र मोदी भी थे, नरेंद्र मोदी और दिग्विजय सिंह दोनों का दावा रहा है कि वो गाँव तक लगातार दौरा करते थे। आप जिम्मेदारी का जिक्र कर रहे हैं, पार्लियामेंट्रीज की जिम्मेदारी, जो चुनाव लड़ रहे हैं। उमा भारती ने एक जिक्र किया कि दरअसल राखी सावंत की तर्ज पे प्रियंका सुर्खियां बटोरती हैं। उस पर प्रदीप जैन जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई। जरा ये सुन लीजिए, तब जरा चर्चा करेंगे सांसदों की स्थिति कहां पर आ गई है। हमारे साथ हैं प्रदीप जैन आदित्य, जो केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी हैं और झांसी से मौजूदा सांसद भी हैं। जैन साहब, मोदी जी की बड़ी लहर की बात हो रही है, ऐसे में कहां पा रहे हैं आप अपने आप को? मैं समझता हूं मोदी की बदबूदार लहर है, क्योंकि लहर सबके लिए सुखद होती है, मगर कूलर के अंदर बैठे तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन मोदी का नाम लें तो आधे देश को बुरा लगता है, क्योंकि मोदी ने जो गोधरा कांड किया, जो इंसानियत की हत्या की, आज वो लहर नहीं बन सकती, वो बदबू बन सकती है अगर। और मैं समझता हूँ कोई भी लहर देश में सुनामी जैसी सुखद नहीं हो सकती, उसे कांग्रेस के समुंदर में समाना ही होगा। लेकिन जैन साहब, इससे एक और सवाल उठ रहा है कि मोदी जी 2 बार झांसी आ चुके हैं उमा भारती के प्रचार के लिए। आपको लगता है उमा भारती भारी पड़ रही है उनके आने से? मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी अगर साल में 365 दिन में 365 दिन भी आए तो झांसी को गोधरा नहीं बना सकते। ये कौमी एकता की माटी है, यहाँ कोई फायर ब्रांड नेता भी आग पैदा नहीं कर सकती। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी तो तोपची गुलाम गोस्का थे। अगर बाबा जीवन साय की मजार पे कोई सबसे पहले चादर चढ़ाता था तो राम सिंह कुशवाहा चढ़ाता था। अगर ताजिया सबसे पहले निकलता था तो दयाराम शर्मा का निकलता था। कितनी चुनौती मानते हैं? मैं समझता हूँ उमा भारती आग पैदा कर रही और उस आग से झांसी के विकास का कोई लेना देना नहीं है, और माहौल खराब करने से या झांसी को गोधरा बनाने की तैयारी से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। प्रदीप जैन जिक्र कर रहे थे कि दरअसल गोधरा के जिक्र पे वो आ गए। हम एक कमेंट के साथ हम जरा रिपोर्टर के पास चल रहे हैं। भाई जी, जो मुद्दे प्रभावित करते हैं वोटरों को और जिन मुद्दों को प्रभावित करवाना चाहते हैं राजनेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है क्या? मुख्य अंतर ये है कि भारत में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में, स्थानीय इलाकों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे लड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड में ऐसे लड़ा जाता है, वैसे अवध में नहीं लड़ा जाता। जैसे पूर्वांचल में लड़ा जाता है उस तरीके से मध्य उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा जाता। उसी तरीके उत्तर बगल के मध्य प्रदेश में अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, बिहार में अलग तरीके से लड़ा जाता है। तो सारे भारत में चुनाव लड़ने की विधियां, चुनाव लड़ने के मोड सब अलग अलग हैं। ये कहना कि कोई एक प्रश्न, कोई एक लहर, कोई एक नेता सारी चीज़ों को बौना कर देगा, सारी चीज़ों को निष्प्रभावी कर देगा, केवल वही रह जाएगा, केवल उसी के नाम पे सब कुछ होगा, उसी के इर्द-गिर्द सब होगा, ये गलत है। मंडल का जिक्र, कमंडल का जिक्र, क्या इस मुद्दे ने पूरे देश में चीजें नहीं परिवर्तित की और लगा नहीं कि पूरा देश एक मिजाज में आ गया है? भाई, आप पूरा देश कह रहे हैं, मंडल का दक्षिण भारत में क्या असर था? उत्तर भारत पूरा आ गया उसकी गिरफ्त में। उत्तर भारत एक बहुत छोटी सी अवधि में, आप देखिए, एक बहुत छोटी सी अवधि के लिए मंडल के नाम पर किसी भी पार्टी को इस देश में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। कमंडल के नाम पर किसी भी पार्टी को इस देश में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। यहां तक कि कमंडल की सबसे बड़ी घटना हुई बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद, वहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई। ये भी तो तथ्य है, इन तथ्यों की तरफ देखिए। आलोक जी, क्या ये मैसेज है इस दौर में कि जिस मार्केटिंग की बात हो रही है, जिस नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है और उन सबसे तरफ सत्ता में आने वाले हैं, उसके पीछे सिर्फ मौजूदा मनमोहन सरकार का फेलियर और उससे उपजा हुआ वैक्यूम है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ प्रसून जी, सबसे बड़ी यदि मोदी लहर की यदि बात करें, यदि अप्रत्याशित चुनाव जो अभी आपने भी जिक्र किया, जनता पार्टी माली सत्ता में आई थी, तो इमरजेंसी के बाद एक तरह से पूरी लहर इसलिए बन पाई। यही इस समय यदि सबसे बड़ी यदि विजय मोदी की हो सकती है तो उसका एक बड़ा रहस्य यही होगा कि मनमोहन सरकार पूरी तरह से विफल रही
और कांग्रेस संगठन जिसके लिए सोनिया गांधी राहुल दोनों मानते हैं कि कमजोर रहा, उसको वो ठीक नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निगेटिव वोट इस समय सबसे ज्यादा पड़ रहा हम है। एक मिनट जरा रिपोर्टर का इस पे कमेंट ले लें। अनूप, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अनूप, एक सवाल का जवाब तुरंत चाहेंगे आपसे। जब जब हमने पूछा है, आपने कहा यूपी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तबका मुलायम का है, एक बीएसपी का है, एक कहीं कांग्रेस का, कहीं एक बहुत छोटा सा हिस्सा बीजेपी का था। वो बीजेपी का छोटा हिस्सा बढ़ रहा है या 4 हिस्से भी सिमट रहे हैं? स्थिति क्या रहेगी यूपी की? देखिए, जो आपने पहली बात कही, एक 20-20 सीटों की लड़ाई जैसा कि हमारी आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन अब ये जो आज चौथा चरण चल रहा है, यहाँ तक आते आते जो हिस्सा बीजेपी का है वो फिलहाल थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कितना बढ़ेगा ये 16 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई में जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कम से कम समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा था इस पिछले चुनाव में, वो सारे कम होते दिखाई दे रहे हैं या ऐसी लहर कुछ लोग कह रहे हैं। सही आकलन तो 16 मई को होगा, लेकिन फिर भी इसकी दोहरी वजह है यहाँ पर। अगर आपने जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की पूरे भारत में या उत्तर भारत में, तो यूपी में ये दोहरा है। यूपी में कांग्रेस के खिलाफ भी है और साथ साथ जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ भी है। तो ये कहां तक इसके प्रतिशत को बढ़ाएगा, कहां तक इसको आगे ले जाएगा, ये फिलहाल बाद में पता चलेगा। लेकिन स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, कम से कम अगर हम यूपी की बात करें। 9 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग और हर जगह जो हमारे वोटर जो तैनात हैं, एक बात सामने आ रही है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम, राजनीतिक शून्यता है, जिसका लाभ स्वतः स्फूर्त बीजेपी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रचार से नरेंद्र मोदी को लाभ हुआ है और नरेंद्र मोदी एक पहचान के तौर पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है। आलोक जी, हमें याद है आप पार्लियामेंट के आखिरी सेशन तक चलते वक्त सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी लगातार बात का जिक्र कर रहे थे, घोटाले, महंगाई सरकार को डुबो देगी और बीजेपी तो आएगी ही। अचानक एक टर्न आया और मोदी की एंट्री हुई और सब कुछ बाकी चीज़ें फेल हो गई। क्या यही वो परिस्थितियां हैं जिस पे मेहनत पार्लियामेंट के भीतर हो रही थी, बीजेपी कर रही थी और सब कुछ मोदी ले उड़े? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि मोदी भी पीछे इसकी पूरी तैयारी तो कर ही रहे थे कि जिस तरह से इसका लाभ उनको मिल सके। और ये ठीक है कि आडवाणी जी, सुषमा जी और वो पूरी एक राजनीतिक जो पुरानी परंपरा है उसके तहत वो अपोजिशन के रूप में, एक विकल्प के रूप में सामने आ सके। यहाँ विकल्प नहीं, यहाँ तो ये है कि पूरा राज हमारे हाथ में आना है, राज लेकर रहेंगे। विकल्प के तरीके जो बदले हैं, क्या यही भारतीय राजनीति के परिवर्तन के मोड़ पर देश खड़ा है? मुझे लगता है कि बिल्कुल अब परिवर्तन का तरीका बदला है और ये है कि ये जरूरी नहीं कि यही फार्मूला हमेशा रहे। इस बार चल सकता है जो हम पहले कह रहे थे, बिकॉज 10 सालों की विफलता और खास करके पिछले 5 सालों की बदनामी, इससे बड़ा लाभ बीजेपी और मोदी को मिल रहा है, वरना हर बार ऐसा लाभ मिल पाएगा ये गलतफहमी किसी को नहीं रखना। अभय जी, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे। क्या इस परिस्थिति में जहां पर मोदी आकर आज खड़े हो गए हैं और देश एक लिहाज से मान रहा है कांग्रेस तो जा रही है, बाकी जो भी हो, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, इस मोड़ को जिस तरीके से लाभ में नरेंद्र मोदी ने बदला, आने वाले दौर में भारतीय राजनीति उसी तरीके से अपने आप को आत्मसात करेगी या ये क्षणिक है तरीका मार्केटिंग का? देखिए, भविष्य में क्या होगा इस विषय पर विचार करने की बजाय, या निकट भविष्य या दूरगामी भविष्य में क्या होगा विचार करने की बजाय, मैं इसी प्रश्न पर सोचता हूं अक्सर, जिस प्रश्न पर आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आपस में एक नाम तय कर एक नाम पर एक मत होकर मोहन भागवत को पर्ची थमा दी होती कि ये नाम है जो कि प्रधानमंत्री बन सकता है, हम सब इस पर एक मत हैं, तो नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शीर्ष पर आगमन नहीं होता। पहली बात, वो कितनी भी तैयारी, सहमति नहीं बनती, वो कितनी भी तैयारी करते रहते, कितना भी बड़ा उन्होंने तंत्र जुटा लिया होता, सुनते ही हैं कि उनके पास 5 लाख लोगों की लिस्ट थी, सूची थी, जिसके आधार पर वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। वो भले ही उनके पास होती, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी एक नाम पर सहमत हो गया होता तो नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति के क्षितिज पर आगमन नहीं होता। इसका मतलब है मनमोहन सरकार का फेलियर नहीं, बीजेपी के भीतर का फेलियर भी है। केंद्रीय नेतृत्व की विफलता भी नरेंद्र मोदी के आने की जिम्मेदार है। और ये 2 विफलताएं, यूपीए सरकार की विफलता, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की विफलता, इन दोनों के आईने में जब हम देखते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी का कद ज्यादा बड़ा नजर आता है। एग्जैक्टली।